हेलो एवरीवन। हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग बात कर रहे थे स्तूपा स्ट्रक्चर के बारे में। हमने उसका बेसिक एस्पेक्ट जान लिया। अब हम ये जानते हैं कि स्तूप कैसे बनेंगे, उनके दरवाजे कैसे लगेंगे। कुल मिलाकर अब हम बिल्कुल एक प्रॉपर मिस्त्री और कारीगर की तरह अब स्तूप को बनाने की दिशा में जाएंगे। और ये स्तूप ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी करके कुछ भी बनाकर आ जाएं। उसका भी एक परफेक्ट एक चीज़ होती है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लो कि किसी एक जगह पर मैं चाहता हूँ कि मैं शिव जी को डेडिकेट करते हुए एक मंदिर बनवाऊँ, अल्लाह को डेडिकेट करते हुए एक मस्जिद बनवाऊँ, वाहेगुरु को डेडिकेट करते हुए गुरुद्वारा बनवाऊँ, एंड जीसस क्राइस्ट को डेडिकेट करते हुए चर्च बनवाऊँ। मुझे आप लोगों को पता होगा ये वाली बात कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी एक ज़मीन खरीद कर रैंडमली ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर जो मुझे सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे नहीं बनवा सकता। जैद मस्जिद को बनवाने की भी एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो ज्ञानी मौलवी होते हैं वो आते हैं कि कौन से पिलर कहाँ लगेंगे, कौन सी दिशा में बैठ के लोग नमाज करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मक्का की दिशा की तरफ बैठ के नमाज करी जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। कौन सी डायरेक्शन होती है वो, वेस्ट होती है, ईस्ट होती है? वेस्ट। ठीक है। ऐसे ही जब कोई मंदिर बनता है तो उसका जो मंडप होता है या फिर जहाँ पर मेन डीटी जो रखे जाते हैं, तो शाइनी वो भी एक प्रॉपर तरीके से इंच बाय इंच नाप कर के कितना बड़ा लैंड है, उस पर कहाँ पे मेन श्राइन होगा, एंट्रेंस क्या होगा, गेटवे क्या होगा, है ना। और कौन से स्टाइल का टेम्पल है, द्रविड़ा है कि नगारा है। ये सारी चीज़ें चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, लागू होती हैं कि नहीं होती हैं। धार्मिक स्थल बहुत सोच समझ कर बनाए जाते हैं ना, कि ऐसी थोड़ी ना। आपने क्या शाइनी, मतलब एक बार बताओ, क्या पारसी मिट्टी ला ला कर बचपन में क्या छत पे मंदिर बना लेते थे अपनी, छोटा छोटा? ऐसा नहीं होता है। हमेशा हर एक चीज़ का एक प्रॉपर वे में एक कैलकु ये ना चीज़ कैलकुलेशन वाइज बहुत बनती हैं। डायरेक्शन, दिशा और स्पेस कितना है, वो पिलर्स के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। मंदिर की जो मूर्तियां हैं, एक भगवान से दूसरे भगवान के बीच में गैप कितना होना चाहिए। सिमिलरली मस्जिद में जो चादर चढ़ाने की जगह है वो कितना बड़ा स्पेस का एरिया होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड वे में होता है। डू यू एग्री जैद? होता है ना ऐसा। अब क्या स्तूप में, अगर हम अभी ना बुद्धिज्म से एसोसिएट करते हुए स्तूप को पढ़ेंगे, ठीक है, मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, अब कंफ्यूज मत होना कि स्तूप इज नॉट द स्ट्रक्चर। स्तूप इज नॉट ओनली a structure associated with Buddhism religion only, it is also associated with Jainism and other traditions also। लेकिन अभी हम अपनी डिस्कशन को बुद्धिज्म के साथ कनेक्ट करते हुए ये पढ़ते हैं कि स्तूप में भी क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब वो बनते होंगे तो बड़े ही कैलकुलेटेड मैनर में बनते होंगे। माउंड का मतलब ये थोड़ी ना कि कहीं पर भी एक अंडे के आकार का शेप एक लाकर खड़ा कर दिया, उसको स्तूप बोल दिया। वो भी तो एक जो मंक्स होते होंगे, जो नन्स होते होंगे, बड़े ही एक कैलकुलेटेड वे में बनाते होंगे कि रेलिक कहाँ रखना है ना। या फिर जो प्रदक्षिण पथ है वो कहाँ बनानी है। झांसी स्तूप के अंदर जो चार दरवाजे क्यों बनाए गए, ये सब कुछ एक बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड मैनर में, साइंटिफिक मैनर में होता होगा ना, है ना। ये चीज़ है। अब जब भी आपको ना कभी भी ये लिखना हो ना, एक टॉपिक जैसे काफ़ी सालों से पेंडिंग है पेपर के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। आप कुछ मत करो, आप सबसे पहले ना इन्हीं सब चीज़ों से स्टार्ट कर लो अपनी डिस्कशन। टेम्पल्स एंड स्तूप, और फिर जब पूरी पूरी बात कह के इनको समझा दो, मतलब और भी चीज़ें बता दो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, लेकिन टेम्पल्स एंड स्तूप की बात करो, कंक्लूजन में लिख दो ये चीज़ आज भी कैरी फॉरवर्ड होती है। जो परंपरा प्राचीन भारत में डेवलप करी गई थी, साइंटिफिक वे में, कैलकुलेटेड वे में, ये सारे स्ट्रक्चर्स को बनाना, ये आज भी परंपरा कैरी फॉरवर्ड होती है। उसके बाद वाई वर स्तूपास बिल्ट। कुछ कुछ अन्य जगह और भी थी जिनको ना काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता था राइटर के नाम से। ये इसलिए, मतलब उसने आपको श्राइन बता दी, ये पिलर्स बता दिए, सब कुछ बता दिया, वो कह रहा है कि इसके अलावा कुछ और भी जगहें थी जिनको काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट माना जाता था। दिस वॉज बिकॉज
यहाँ पर जो बुद्धा के रेलिक्स थे, बुद्धा के रेलिक्स मतलब क्या, तो उनके बॉडीली रिमेन्स या फिर कुछ ऑब्जेक्ट जो कि वो यूज़ करते थे, इन सारी जगहों पर वो बरी करे जाते थे। दफनाने के बाद जब वो दफनाए गए तो क्या ऐसी नॉर्मल मिट्टी में काट दिए गए हैं? नहीं ना, प्रॉपर एक बॉक्स जो कि हो सकता है जिसपे गोल्ड की नक्काशी हो, सोने की नक्काशी हो, मोती हो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें। लेकिन देगा कौन? ये मंक्स के पास तो होता ही नहीं है गोल्ड वोल्ड डायमंड वायमंड और ये जितने भी ये मोती वगैरह यूज़ होते थे बहुत ज़्यादा उस रेलिक के डब्बे में। रेलिक के डब्बे अंदर मैंने दिखाए थे, आपको याद है ना, बाल, बुद्धा के दांत और वो सब चीज़ें, है ना। या कोई भी जो क्लिप वो यूज़ कर रहे हैं अपने मान लो कि एक ड्रेस को बांधने के लिए, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो वो यूज़ करते थे, या कोई भी एक मंक यूज़ करता था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात कि स्तूप क्या जो वर्ड है या सिर्फ बुद्धा के रेलिक्स के साथ ही एसोसिएटेड है क्या? मतलब जो चीज़ अगर बुद्धा की बॉडी पार्ट्स या बुद्धा जो यूज़ करते थे सिर्फ उन्हीं चीज़ों से एसोसिएटेड होगी, सिर्फ वहीं बनेगा स्तूप? क्या क्या स्तूप जो बुद्धिज्म रिलीजन के अंदर है ओनली गौतम बुद्धा के रेलिक्स ही यूज़ होंगे क्या? बताओ। मंक से भी होते हैं, ठीक है। तो देयर दीज वर माउंट्स नोन एज स्तूप, यानी कि जब ये जो चीज़ें यूज़ कर दी गई हैं उसके उसको एक बक्से में रखा गया है, उसके ऊपर करके एक ऐसा माउंट का स्ट्रक्चर बनाया जाता था काफ़ी बड़ा, जिसके अंदर स्टोन्स और ये सब यूज़ होते थे। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक, ये सब मंक्स के पास आता कहाँ से था? ये तो इतने अच्छे अच्छे ये जो डब्बे होते थे, जैसे मैं आपको दिखाऊं, मान लो ये एक सिलेंड्रिकल कोई चीज़ है, इसके अंदर कोई चीज़ रखी गई है, जैसे ये है, उनकी कुछ कुछ चीज़ें रखी गई है, कुछ ज्वेलरीज या कुछ उनके दांत वगैरह। ये सारा गोल्ड का ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेस है, ये कहाँ से आता था? ये कौन दे देता था? मंक्स के पास कहाँ से आएगा? मंक्स कैसे बना पाएंगे ये सब चीज़ें? किंग्स एंड मर्चेंट्स उनको देते थे। ऐसे करके ये फिर उसके ऊपर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो वो बहुत संभाल के रखी जाती थी, एनक्लोज करी जाती थी, जमीन के अंदर दफनाई जाती थी, और उसके ऊपर पूरा का पूरा एक स्तूप जो है, जो माउंड है, वो बना दिया जाता था। इस तरीके के देखो, जो आप क्या कह लो उसको, वास कह लो, डब्बा कह लो, इसके अंदर ये चीज़ रखी जाती थी। लेकिन ऊपर की चीज़ देख रहे हो कितनी बेहतरीन है, मतलब बुद्धा का एक बाल या एक दांत तक रखने के लिए ये चीज़ें देख रहे हो, शीशा, उसके बाद उसके इर्द गिर्द गोल्ड की प्लेटिंग, ये लोटस के जो बनाए गए हैं सब चीज़ें, ये कौन इतने बेहतरीन तरीके से बनाकर देखा था? किंग्स, गिल्ड्स, मर्चेंट्स, क्वींस, जो भी उस ज़माने के वो होते थे। जैसे एक देखो छोटा सा बाल है, दांत है, ये ऐसे कितने अच्छे से इसको ये बनाकर इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। ये देखो, इसको गाड़ दिया जाता था। तो क्या ये विजिबल है? मतलब अगर हम किसी स्तूप के अंदर जाएंगे तो ये चीज़ें क्या निकाल कर देख सकते हैं? मतलब है विजिबल? नहीं ना। क्यों क्यों नहीं है शाइनी? वो ज़मीन के अंदर है, ऑब्वियस ही बात है। तो जो ट्रेडिशन था स्तूप को बनाने का, ध्यान से सुनना, राइटर आपको क्या बता रहा है, ये बुद्धा के टाइम से नहीं, बुद्धा के पहले से चला आ रहा था। मतलब स्तूप हमारे देश में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगहों पर जो स्तूप बनते थे वो गौतम बुद्ध के टाइम से पहले से बनते थे। लेकिन फिर भी ज़्यादातर जब स्तूप वर्ड फेमस हुआ, इसको बुद्धिज़्म के साथ ही रिलेट करा गया। क्यों? क्योंकि बुद्धिज़्म के टाइम पर, गौतम बुद्ध के टाइम पर या उनके मरने के बाद बेसिकली जितने स्तूप बने, इससे ज़्यादा कभी भी स्तूप बने नहीं थे इससे पहले, ठीक है, इनके अंदर। और अच्छा, पुराने स्तूप और नए वाले स्तूप के अंदर क्या फ़र्क होता था? यानी कि बुद्धा के पैदा होने से पहले जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो स्तूप थे, और बुद्धा के मरने के बाद, उनके महापरिनिर्वाण अटेन करने के बाद जो उनके फॉलोअर्स ने जो बुद्धिज्म के साथ रिलेशन में जो स्तूप बनाए, उनमें क्या फ़र्क था? देखो, ये वाली बात ना, जो रेलिक्स वाली बात होती है,
ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट स्तूप में ही ज़्यादातर इतने अच्छे तरीके से करी जाती है। यानी कि गौतम बुद्ध जो चीज़ यूज़ करते थे, उनके शरीर की छोटी छोटी चीज़ें, उनके बाल, उनके दांत, उनके नाखून, या उनका कोई कोई इंपॉर्टेंट डिसाइपल जिसके ऊपर स्तूप बनाया जा रहा है, लाइक आनंद, ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड माना जाता था, ठीक है। और पूरे के पूरे स्तूप को एक उपाधि दी जाती थी, उसको सिंबोलिज्म माना जाता था, एक एम्बलम माना जाता था कि दिस इज एसोसिएटेड विद ओनली बुद्धा एंड बुद्धिज्म। तो यानी कि यहाँ पर ताकि बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स आ सके, और जिस भी प्रकार से वो जो कोई भी रिचुअल्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी वो एक ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हैं, जैसे आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था, वो एक स्टिक लिए रहते हैं, ऐसा छोटा सा एक डमरू टाइप, मतलब वो करके, और उस पर एक चीज़ बंधी रहती है, धागा सा, और उसको वो घुमाते रहते हैं, उसे चैंटिंग करते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर वो फेरी भी लगाते हैं, जैसे हम लोग जब किसी माता रानी के मंदिर जाते हैं तो 3 बार 7 बार 9 बार ऐसे करके फेरी लगाते हैं। तो ये लोग भी फेरी लगाते हैं प्रदक्षिण पथ में। हर एक स्तूप के अंदर होता है, सांची स्तूप के अंदर तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट नोन एज अशोक वदान, इसके बारे में आपको बहुत ही कम जगह पर सुनने को मिलेगा। ये भी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अशोक वदान। एग्जाम में आके कंफ्यूज हो जाओगे कि शायद से एग्जामिनर ट्रैप कर रहा है, ये अशोका से रिलेटेड नहीं होगा। जी हाँ, अशोका से रिलेटेड है, लेकिन फिर चलो ये भी जान लिया कि अशोका से रिलेटेड है, लेकिन क्या ये बुद्धिज्म से भी रिलेटेड है? जी हाँ, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, क्योंकि अशोक बुद्धिज्म का फॉलोअर था। लेकिन सिर्फ अशोक वदान अगर आ जाए तो हमें तो ये लगेगा ना कि अशोका की लाइफ से कुछ रिलेटेड है। भले ही अशोका की लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन अशोका की क्या कहेंगे उसको, रिलीजियस लाइफ के साथ ये रिलेटेड ये टेक्स्ट है। इसके बारे में आप बहुत कम जगह सुनोगे, बहुत कम, 1% से भी कम जगह में शायद से सुनने को कभी आपको मिल जाए। इसको नोट्स में डाल लेना अपने, ठीक है। तो अशोक वदान, इस बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर ये बताया गया है कि अशोका ने, ठीक है, मेजर जो पोर्शन है बुद्धा के रेलिक्स के, वो अलग अलग शहर में जो भी मंक्स और नन्स होते थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और उसने ऑर्डर भी करा था कि तुम लोग स्तूप बनवाने की तैयारी करो, मैं खर्चा उठाऊंगा, मैं दूंगा पैसा इस चीज़ के लिए। जैसे मतलब मान लो कि आप बहुत बड़े शिव भक्त हो, जिंदगी में आप बहुत ऊंचाइयों पर उठ गए हो, आप विधायक बन गए, सांसद बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, आईएएस बन गए, या बहुत सारा पैसा आपके पास किसी और काम धंधे से है, तो आपने अलग अलग जगह पर यह बोला कि छोटे छोटे जहाँ पर मंदिर हैं, जो पेड़ के किनारे हैं, कुछ भी हैं, आप अपने होम टाउन गए, कहीं पर भी गए, आपने बोला इसको बड़ा मंदिर बनवाओ, ये पूरा का पूरा खेत खरीद मारो, बात करो, मैं लगाऊंगा पैसा, मंदिर आप लोग बनवाओ। अब अशोक तो राजा था, वो तो जानता नहीं है कि स्तूप कैसे बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्या कैलकुलेशन चाहिए, ऊपर पढ़ा है ना, इसलिए अभी मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली बात, एक साइंटिफिक और कैलकुलेटेड वे में जो ये बनेगा। तो उसने मंक्स को बोला आप लोग करो, और ये बहुत अच्छे से करना। बुद्धा के बहुत सारे जो रेलिक्स हैं, हमारा खानदान मौर्य एम्पायर तो बन ही गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से, बिंदुसार के टाइम से और मेरे टाइम पर बहुत सारी चीज़ें बुद्धा की मेरे पास पड़ी हुई हैं। और ये वाली बात ना आपको कोई कहीं किसी भी किताब के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये वाली बात याद रखना ठकुराइन, कि बुद्ध अशोक के पास ना जो छोटे छोटे जो लोग आते थे, कुछ भी आते थे, जब ये जानते थे कि राजा जो है, अशोक राजा जो है, वो बुद्धिज्म का बहुत बड़ा भक्त बन चुका है, तो जहाँ से भी अलग अलग समय में इसके जीवन काल में जो भी लोग इसके आए इससे मिलने, और वो भी अगर बुद्धिस्ट भक्त वगैरह थे, कुछ भी थे, तो इसको खुश करने के लिए वो बुद्धा का ओरिजिनल बाल, दांत, ये सब चीज़ें इसके पास बहुत कलेक्शन में थी, बहुत ज़्यादा। बुद्धा के रेलिक्स, मेजॉरिटी ऑफ द बुद्धा के रेलिक्स अशोका के पास थे, ठीक है। और अशोका ने वो सारे के सारे जो रेलिक्स हैं वो अलग अलग जगह पर मंक्स और नन्स को बांटे, और उनको बोला कि आप इस पे ना स्तूप वगैरह कंस्ट्रक्ट करवा लो, पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये पूरी की पूरी बातें जो हैं, ये कौन सी बुक के अंदर मिलेंगी आपको? अशोक वदान में। चाइनीज से पहले सुना था कभी इस चीज़ के बारे में, है ना? नया नया इंसाइट मिला ना इसे, ठीक है। छुपा कर रखना, शायनी बता मत देना लोंडो को, ठीक है। बाय एक सेकेंड रुकना। बाय द सेकेंड सेंचुरी, बाय द सेकेंड सेंचुरी BC नंबर ऑफ स्तूप्स जो थे वो कंस्ट्रक्ट करे गए। अब आप कहोगे ये बुद्धिज्म का ज़माना तो 6th सेंचुरी BC था, तो 6 से लेकर 5th, 3rd एंड 2nd तक कैसे पहुंच गया? बिकॉज ये स्तूप जो कंस्ट्रक्ट करवाए गए मेजोरिटी वो अशोक के टाइम पे करवाए गए। और अशोक और बुद्धिज्म के कार्य जो टाइम था उनके बीच में कितना गैप था, कितने सालों का? लगभग 200 से 250 साल का, है ना।
और एक क्वेश्चन नंबर, क्या ये जो गौतम बुद्ध थे और जो अशोका थे ये एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे क्या? ऑब्वियस ही बात है यार, जब इतना गैप आ गया तो कैसे होंगे, है ना? तो इंक्लूडिंग दोज एज स्तूपक कहाँ बनवाए गए? भारत में बनवाया गया, सांची में और सारनाथ में। यहाँ पर बहुत अच्छे स्तूप बनवाए थे अशोक ने, भारत में, सांची में और सारनाथ में। ये तो देखिए स्तूपा क्यों बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे। इंस्क्रिप्शंस जो हमें अलग अलग स्तूप की जो रेलिंग्स और जो पिलर्स पर मिली हैं वो ना बताती हैं हमें कि जिन जिन ने डोनेशन दी थी स्तूप बनाने के लिए, ठीक, या फिर जगह दी थी कि लो इस जगह पर स्तूप बना लो, वहां पर उस रेलिंग्स और पिलर्स पर उनके जो नाम है, किस किस ने कितनी कितनी तो नहीं, मतलब क्या डोनेशन किसने दी, और बिल्डिंग दी किसी ने या किसी ने डेकोरेटिंग वाला सामान दिया, उसमें उनके नाम रिकॉर्ड है। कुछ कुछ डोनेशंस हमें पता लगता है उन इंस्क्रिप्शंस, उन रेलिंग्स और उन पिलर्स को पढ़ करके, कुछ कुछ जो डोनेशंस है वो राजा देते थे, सच एज सातवाहन राजाओं ने, जो सातवाहन खानदान था, ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दी। कुछ गिल्ड्स देते थे जो कि मर्चेंट्स वगैरह के एक समूह होता था, ग्रुप होता था, ठीक है, लाइक ये काफ़ी अमीर लोग होते थे पूरे के पूरा, आप इनको ये मान लो कि उस जमाने के टॉप के बिजनेस क्लास के लोग। आइवरी वर्कर्स, आइवरी वर्कर कौन होते हैं? जो किसके काम करते हैं? आइवरी क्या होती है? हाथी दांत, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, छोटे छोटे एग्जाम्स में ये वाला फैक्ट आ सकता है कि सांची स्तूप में जो गेटवेज हैं, 4 जो गेटवे हैं, अब हमें ये तो नहीं पता शाइनी नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में के साउथ में 4 पिलर्स हैं, 4 गेटवेज है ना सांची स्तूप में। हमें यह तो नहीं पता कि कौन से गेटवे के लिए डोनेशन दी थी, लेकिन एक पूरे के पूरे आइवरी वर्कर्स के गिल्ड ने, इनके पूरे ग्रुप ने एक गेटवे, सांची के एक पूरे के पूरे गेटवे को बनवाने के लिए पूरा का पूरा पैसा उठाया था, खर्चा करवाया था। जैसे मतलब मान लो कि आप किसी मंदिर जा रहे हो, बहुत बड़े, वहां पर फ्लोर है, वहां पर फ्लोर है, अब वहां पर ना हम सबका नाम लिखा हुआ है कि हम सब एक गिल्ड है, और हम लोग मान लो कि कुछ भी डायमंड का व्यापार वगैरह करते कि 3rd फ्लोर हम लोगों ने बनवाया है पूरा का पूरा, उसका जो भी मार्बल है, मूर्तियां हैं, कुछ भी चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ एक पानी पीने की मशीन है जिसमें ठंडा पानी निकलता है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, वो 3rd फ्लोर पूरा का पूरा हमने कंस्ट्रक्ट करवाया उस मंदिर का, मान लो। तो ऐसे ही जो सांची स्तूप का जो एक गेट भी है ना, यानी इसको भूले तो नहीं ना, मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ये सब कुछ दिखा दिया था आपको। ये सांची स्तूप, और सांची स्तूप के गेटवे में आपको दिखा देता हूँ, जिस पे इनके इंस्क्रिप्शंस वगैरह ये कह रहा है कि लिखे होते थे। अब ऐसे ना 4 दरवाजे हैं अलग अलग, ये पूरा इसको दरवाज़ा बोलते हैं, ये जो है ना, ये दरवाज़ा है, ये जो पिलर खड़ा हुआ है, ये ऐसे 4 पिलर है अलग जगह पर। तो इनमें से ये जो एक पिलर है, मान लो इसी वाले पिलर को, मान लो इसको आइवरी वर्कर ने बनवा कर दिया था, तो कल को एक क्वेश्चन आ सकता है कि सांची स्तूप के एक गेटवे को इनमें से किसने बनाने के लिए पूरा का पूरा फाइनेंस करा था, उस काम को पूरा का पूरा पैसा उठाया था, खर्चा उठाया था। तो गिल्ड्स, आइवरी वर्कर्स। उसके बाद छोटी छोटी डोनेशंस भी आती थी, हंड्रेड्स ऑफ डोनेशंस वर मेड बाय विमेन एंड मैन, जिनके नाम मेंशन्ड है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी ठकुराइन, कोई कोई मंदिर गए होगे तो वहां पर ना प्लेटों पर नाम लिखे रहते हैं, जैसे अंबर राम मंदिर पे ही लिखा रहता है अपने एरिया में, है ना, और भी जगह पर के। देखो मुझे तो ये चीज़ ठीक नहीं लगती कि अपना नाम मतलब गुजा कर वो करवाओ, लेकिन कई लोग परमानेंट तरीके से ठकुराइन लिखवा देते हैं मंदिरों में, है ना, कि ये जो शिवलिंग है इसमें जो चांदी का ये जो चीज़ लग रखी है, ये इन्होंने श्री जगत गुप्ता ने ऐसा दान करा था, इतने इन्होंने 500 रुपये दिए थे इस पंखे को लगवाने के लिए, वो लगवाने के लिए। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है, बहुत मंदिरों में वगैरह ऐसा होता है, ठीक है। तो जब भी स्तूप बन रहा था ना, तो जो लोग डोनेशन करते थे, तो मंगचन नंस ने कहा होगा कि मतलब जो भी उस जमाने के अंदर बात बैठी होगी थी कि आप लोग डोनेशन करो, या राजा ने कहा होगा कि जो लोग डोनेशन करेंगे हमेशा के लिए उनका नाम हम लोग लिख देंगे इस जगह पर, ठीक है।
समटाइम्स उनका नाम यहाँ उनके नाम के साथ साथ ये भी लिखा रहता था कि कौन कौन सी जगह से ये लोग बिलोंग करते थे, ठीक है, ये लोग क्या क्या काम धंधा करते थे और इनके रिलेटिव्स वगैरह का क्या होता था। जैसे रिलेटिव वगैरह का क्या, मान लो कि आ, मैं आपके घर आया अब इसमें, ठीक है, अब जगन्नाथ के टेम्पल की रिकंस्ट्रक्शन के लिए पूरे उड़ीसा के निवासियों से पैसे इकट्ठे करे जा रहे हैं। तो 100 रुपये आपने दिए, आपके घर के बाहर आए, तो मैंने आपसे पूछा कि इसमें कौन आया, तो उन्होंने बोला वो जगन्नाथ की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उन्होंने बोला कि कुछ दान देना चाहोगे क्या। अब मैं आपके घर आया हुआ था तो मैंने भी दे दिया 100 रुपये दान, ठीक है, आपके लगे आपके साथ लगे हाथ मैंने भी दे दिया। तो अगर उस पर नाम रिकॉर्ड होना होगा ना, तो आपके साथ साथ मेरा नाम भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ये चीज है, ठीक है। भिक्खूस एंड भिक्कुनीस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स बिल्डिंग दीज मॉन्यूमेंट्स। ये क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करते होंगे, इनके पास क्या है, ये पैसा तो नहीं दे सकते, कोई चीज नहीं दे सकते, तो भिक्खू भिक्खू नहीं क्या दे पाएंगे, ये तो नॉर्मल मंक्स एंड नन्स है ना मोनास्टिक ऑर्डर के, ये क्या कर पाएंगे। हाँ ठीक है, ये बताते होंगे कैसे बनाना, और थोड़ा बहुत हाथ लगवा लिया काम में, जैसे पैसा नहीं है तो काम करवा लिया थोड़ा बहुत जाकर, है ना। अब वो चाइनीज को ओवर एक्सेलरेट करके नहीं बोलना है कि जो वर्कर थक जाते होंगे उनको बोलते होंगे लो मेडिटेशन कर लो। ठीक है, वो पत्थर वर्कर नहीं जानते मेडिटेशन मेडिटेशन, वो पत्थर उठाकर मारेंगे सीधा। नहीं, लेकिन ये वाला काम बहुत ज़्यादा एक अच्छे वे में होता था, क्योंकि इन सब के लिए जो सबसे बड़ा एम्ब्रेला है वो कौन है, इंस्ट्रक्टर कौन है, ये सारा काम किसकी निगरानी में, किसकी अध्यक्षता में हो रहा है ये इस जमाने में, और ज़्यादा सबसे बड़ा राजा कौन है इस जमाने का, अरे अशोक। हाँ, वो तो डोनेशंस दी उन्होंने, अशोक कहते तो काम करवाओ, मतलब वो भी। और देखो पैसा वगैरह तो हर कोई जैसे कर ही लेता है ना, जैसे मतलब मान लो कि आपको बहुत बड़ा कोई मंदिर बनवाना है बंगाल में, ठीक है, काली माता का, और उसके बाद आप ना पैसे, आप ना पूरे पैसे खुद ही लगा रहे हो, लेकिन आपका जो आइडिया है, तो दान वगैरह तो आपको मिल रहा है, जैसे कुछ कुछ लोग जो दे सकते हैं 5,000, 3,000, 500 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, कुछ भी है। अगर आपका ये आइडिया, तो कुछ ना कुछ तो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ना, कि मंदिर बन रहा है, कि कल को चलो यार हमारी भी स्थापना हो जाएगी उसके अंदर, है ना, मतलब उस स्थापना में, सॉरी, हमारा भी योगदान हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ होती है कि अशोक पूरा का पूरा खर्चा उठा रहा है, लेकिन डोनेशन मांगने में क्या दिक्कत वाली बात है। जैसे नॉर्मल सी बात कर लो, गली में जैसे ठकुराइन भंडारा होता है, तो घर घर आके जैसे पूछते हैं ना वो कभी कभार कि आप कुछ देना चाहोगे क्या, नवरात्रों पे भंडारा लगेगा, या फिर कभी भी शिव जी का कुछ शिवरात्रि में भंडारा लगेगा, है ना। तो लगे हाथ कोई ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे ही देता है कि चलो भाई हमारे कंट्रीब्यूशन से 10 पूड़ियाँ 10 सब्जी एक्स्ट्रा ही बन जाएगी, है ना। जो रूह अफ़ज़ा शरबत की दूध की बोतलें हैं वो एक्स्ट्रा ही बन जाएंगी, लोगों को ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा देर तक चल पाएगा भंडारा, है ना। क्योंकि भंडारे में या फिर किसी भी चीज़ में, इन सब चीज़ों में क्या लिखा रहता है, शुरू इतने बजे से और समाप्ति का टाइम पीरियड नहीं लिखा रहता, उधर आगे लिखा रहता है भगवान की इच्छा तक। वरना शाइनी वैसे तो रोज ही लोग आगे डालने फिर तो, है ना, काम धंधा छोड़ो, लोग भंडारा खाया खाया करेंगे। जीने के लिए चाहिए ही क्या, छत और खाना। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, स्तूप के स्ट्रक्चर कैसे होता था। स्तूप एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप या फिर माउंट। हीप या फिर माउंट मतलब क्या, जैसे मिट्टी होती है ना, आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालते चल रहे हो ना, तो वो मिट्टी शुरू शुरू में तो ऐसे होगी, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे का मान लो फैली हुई है, और आप इसके ऊपर डालते चल रहे हो ना मिट्टी, तो एक प्रकार का ही माउंट बन जाएगा पूरा का पूरा, कुछ ऐसे, ओके। इसलिए इसको कहते थे हीप या फिर माउंट। ये एक सेमी सर्कुलर माउंट होता था, यहां देखो, सेमी सर्कुलर माउंट ऑफ अर्थ। अर्थ का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। बाद में इसको ना नाम दिया गया अंडा, यानी कि स्तूप के अंदर ये वाली जो चीज होती है, ये देख रहे हो, ये जो शेप, ये जो माउस जा रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा ऐसे, ये अंडा है, अंडा, ठीक है, अंडा नाम दिया जाता है इसको। बाद में जैसे जैसे स्तूप बनते चले गए, कारीगरों के हाथों में स्किल आती चली गई स्तूप को बनाने की, अशोक का सपोर्ट मिलने लगा, डोनेशन ज़्यादा आने लगी, वर्कर और ज़्यादा स्किल्ड आर्टिसंस वगैरह मिलने लगे, तो और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने लगे। कॉम्प्लेक्स मतलब और अच्छे से बेहतरीन नक्काशियाँ, बिल्कुल पिन पॉइंट जाकर सटीक बिल्कुल बनाना, ठीक है। तो
ये जो स्क्वायर शेप्स थी और राउंड शेप्स थी, इनमें एक बैलेंस करा जाने लगा। ठीक है, बैलेंस इन द सेंस कि जैसे ये चीज़ देखो ना यार, कुछ कुछ इसमें से स्क्वायर शेप हैं, कुछ रेक्टेंगुलर हैं, ठीक है, और सर्कुलर ये अंडा है। इन सबको बैलेंस करके एक जगह पर कैसे खड़ा करा जाए, ये इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखा जाने लगा। ठीक है, अंडा के ऊपर एक हर्मिका होता है, हर्मिका होता है, इसको कहते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ बालकनी लाइक स्ट्रक्चर, और ये रिप्रेजेंट करता है कि भगवान जो है ना, यहीं से जाते हैं, कहीं भी ट्रैवल करते हैं। इधर मैं आपको बताऊं, अगर यहां पर तो नहीं, यहां दिखाता हूं, रुको। ये बिल्कुल ऐसी बास्केट सी बनी हुई है ना, जैसे जैसे मैंने मान लो छोटे बच्चे को हम कभी बाथ टब वगैरह में बिठाते हैं जैसे, है ना, तो ऐसा माना जाता है ये भगवान का ना वाहन, भगवान जी का वाहन है ये। डोंट वरी एट ऑल, आप कहोगे कि स्तूप के अंदर ये भगवान जी की बात क्यों आ रही है, इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसा अबोर्ड ऑफ द गॉड्स, कि ये एक बेसिकली ट्रैवल करने के लिए एक वाहन है, एक व्हीकल है। इसको सबसे टॉप पे रखा जाता है, सबसे टॉप पे। और यहां पर गॉड की उपाधि किसको दी जा रही है, बुद्धा को। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते ना कि बुद्धा गॉड नहीं थे, क्योंकि कुछ लोग तो यही छोड़कर, यही सुनकर छोड़ गए थे ना पहले वाले स्कूल ऑफ थॉट को, शायद नहीं, है ना, तभी तो वो अलग हो गए थे कि हम तो नहीं भगवान और मूर्ति पूजन में फॉलो करेंगे बुद्धा को, है ना। उसके बाद हर्मिका से और ऊपर जाओगे तो इस अबोर्ड ऑफ द गॉड, ये जो व्हीकल है, वाहन है भगवान का, इसके बाद आपको एक मैस्ट मिलेगा। मैस्ट मतलब होता है कोई भी एक पिलर या डंडा, एक छतरी जो खड़ी होती है, ठीक है, जिसको बोला जाएगा यष्टि। यष्टि, और यष्टि जो है इट विल बी सराउंडेड बाय छतरी और अम्ब्रेला। छतरी और अम्ब्रेला, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये है यष्टि एंड ये है छतरी और अम्ब्रेला, ये तीन जो डिस्क बनी हुई है। जो कहा जाता है ऐसा, कहा क्या जाता है, मतलब बनाया जाता है ऐसा स्ट्रक्चर। ये जो छतरी और ये जो इसका, ये जो पूरा का पूरा अम्ब्रेला, ये जो मास्ट है ना, ये मास्ट वर्ड शिप में भी यूज करा जाता है, याच में भी ये वर्ड यूज करा जाता है, शायद नहीं पता होगा आपको, है ना। ये जो डंडा है ना, बिल्कुल इसका जो बनाया गया ऊपर, बिल्कुल इसके नीचे, बिल्कुल अगर इसके नीचे आप जाओगे ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहीं पर एग्जैक्ट इसके नीचे क्या रखा हुआ है, रेलिक। मेरी बात ध्यान से समझ आना, ये है मास्ट, ये है अम्ब्रेला, यहां से हो जाएगा स्तूप ओवर, उसका टॉप ओवर हो जाएगा। नीचे जब इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर से घुसोगे तो बिल्कुल इस डंडे के नीचे वो डब्बा गड़ा रखा है जहां पर बुद्धा के रेलिक्स है। अब बताओ ये चीज साइंटिफिक और कैलकुलेटेड वे में है कि नहीं है, बताओ। है, ठीक है। माउंट के इर्द गिर्द देयर वॉज अ रेलिंग सेपरेटिंग द सेक्रेड स्पेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड। जैसे ये एक स्पेशल बात है, मंक्स ये मानते थे कि दुनियादारी में बुद्धा के जाने के बाद ना, अब वो चीज़ हमारे ट्रेडिशन में, यानी कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में सेकुलर वर्ल्ड एक अलग चीज़ है, और जब हम स्तूप में आके चेंटिंग करते हैं तो हमें एक अलग से ही सुकून मिलता है, वो सेक्रेड स्पेस है। ये चीज़ तो हम लोग भी मानते हैं ना, वरना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च लोग क्यों जाते हैं फिर, वरना सुकून के लिए ना। आसपास जैद सारी नेगेटिविटी है। अब मुझे एक बात बताओ जैद, घर में जो नमाज हो सकती है और मस्जिद के अंदर जो नमाज हो सकती है, दोनों में फर्क होता है कि नहीं होता, जितनी एनर्जी और सुकून मिलता है अंदर से, बहुत होता है ना। ठीक है, यही 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 वाली लाइन ये लोग कह रहे हैं, ठीक है।
और ये जो कह रहा है ना कि अराउंड द माउंट देयर वाज अ रेलिंग, ये रेलिंग दिखा देता हूं मैं आपको। ये रेलिंग देख रहे हो, ये ये जो बाहर एंट्री पे बनी हुई है, ये पहली रेलिंग है, ये दूसरी रेलिंग होती है। इधर चक्कर नहीं लगाया जाता चैंटिंग करते हुए, ये तो एंट्री है, चक्कर यहाँ लगाया जाता है। लेकिन ये ऐसा क्या माना जा रहा है, यहाँ क्या माना जा रहा है, जैसे ही आप इस गेट वे से अंदर घुसोगे तो आप, ये दुनिया है सेकुलर वर्ड, और अंदर आप घुस के क्या हो गए हो, सेक्रेट प्लेस के अंदर एंटर करके। तो सुकून और शांति कहां पर है, इस जगह पर कि अंदर वाली जगह पर, अंदर वाली जगह पर। ठीक है, बस थोड़ी सी ये फिलोसफिकल बात है और कुछ नहीं। उसके बाद शुरू शुरू में जब स्तूपास कंस्ट्रक्ट करे गए सांची में और भारूत में, ये प्लेन स्तूपा थे, बहुत ज़्यादा नकाशी वगैरह या फिर तामझाम यहां पर नहीं करा गया। लेकिन यहां पर स्टोन रेलिंग्स थी, शुरू में स्टोन रेलिंग्स थी, जो कि ऐसी लगती थी कि जिनके ऊपर बैम्बू फेंसिंग या वुडन फेंसिंग करी गई हो। जैसे बैम्बू की लकड़ी को सुखा सुखा कर ऐसा कर करके, लग रहा है ना बैम्बू नहीं लग रहा है कि ऐसे उनको छील छील कर ऐसा ऐसा करके लिटा लिटा कर खड़ा कर गए। जैसे पीछे वाले तो सेम बैम्बू के वो लग रहे हैं ना, जो ट्रीज होते हैं उनमें जैसे आपको पता है कि स्पेस भी होता है, तो ऐसे लिटा लिटा कर जैसे बैम्बू के वो बनाए गए हो, राइट। ऐसा लगता था, लेकिन ये एक्चुअली नहीं है कि इसके बैम्बू के हैं क्या, ये बताओ, ये लकड़ी के बने हुए हैं क्या, ये नहीं, स्टोन के। और जो गेटवेज थे इनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्विंग इनकी करी जाती थी, और ये 4 इंपॉर्टेंट जगह पर सांची स्तूप में इंस्टॉल करे गए, क्योंकि 4 गेटवेज होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। वर्शिपर्स ना एंटर करते थे ईस्टर्न गेटवे से। अब समझ गए ईस्टर्न गेटवे की इंपॉर्टेंस। भोपाल की बेगम क्या करने वाली थी, ईस्टर्न गेटवे को किसको दे रही थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और लड़ाइयां किसके लिए स्टार्ट हो गई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, कौन सी गेटवे के लिए, ईस्टर्न गेटवे। और ये चला जाता तो मंक्स और नन्स कहां से घुसते, ठीक है। वर्शिपर्स एंटर्ड थ्रू द ईस्टर्न गेटवे। नहीं, आप समझे नहीं यार, वो गेटवे की इंपॉर्टेंस है यार। घर में आपके गेट ना, आप मतलब चलो ठीक है, आप घर के अंदर फिर भी घुसोगे, ठीक है, लेकिन वो गेट यार, मान लो कि अब जैसे किसी किसी को लगा वाली बात नहीं होती कि आपके पापा गए, तेरे दादाजी ने बनवाया था और देखो चोर गेट को उठाकर ले गए ठीक है, वो वाली बात होती है, ठीक है। एंड दे वॉक्ड अराउंड द माउंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज ठाकुराइन, जो मंक्स होते हैं, नन्स होते हैं, किसी भी स्तूप के अंदर जाते हैं तो वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यानी कि मान लो कि मैं इस गेटवे से एंटर हुआ हूं और ये ईस्टर्न गेटवे है, मैं कैसे घूमूंगा मुझे बताना, ये वाला एरो या ये वाला एरो, एरो ए या फिर एरो बी, कैसे, ए, ओके। और इसको प्रदक्षिण पथ बोला जाता है, दिखा देता हूं। अब हम दूसरी रेलिंग की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। अब हम जहां पर जाके फेरी लगाएंगे, गेटवे से एंटर करके आ गए, ये मान लो ये ईस्टर्न गेटवे है, यहां से घुसे, ऊपर चढ़े सीढ़ियों से। अब हम यहां पर जाके फेरी लगाएंगे, चैंटिंग करते करते चलते चलेंगे। और प्रॉपर अगर मंक है ना तो ये वाला टूल हाथ में ले लेंगे, इससे चैंटिंग कर लेंगे। ये वाला टूल मैंने आपको रेडी का गाना भी बताया था, अगर आपको याद होगा, वो जो गाना आता है, हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ, उसके अंदर भी ये चीज़ यूज़ होती है। मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया अलग अलग लेक्चर्स में। ये होता है चैंटिंग टूल। अंबर, ये दिल्ली में अगर देखना हो तो वेगस मॉल, पैसिफिक मॉल चले जाना, वहाँ पर जो क्राफ्ट का जो शोरूम है वहाँ पर मिल जाएगा आपको ये।
और ऐसा एक बाउल भी होता है, पता है उसको, शाइनी देखा होगा, बहुत अच्छा लगता है वो, पानी भरो उसके अंदर और वो अगर घुमाओ ना, वो पानी उछलता है। ये मेडिटेशन के लिए यूज होता है। अ, ये वाला दोस्तों देखा होगा आपने, यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, ये डंडा जो अगर इसके आसपास आप घुमाओगे ना, ये पानी उछलता है इसके अंदर से। ये ये पीसफुलनेस के लिए यूज होता है कि जैसे आप अपने आसपास की ना, जैसे हिंदू धर्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं जब पूजा करते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं कि आसपास की नेगेटिव एनर्जी, धूप और दीपक को लेके घंटी के साथ साथ जो भी हम बोलते जा रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर कुछ भी, ठीक है, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, कुछ भी बोल रहे हैं तो वो आसपास का पूरा वातावरण स्वच्छ हो जाए। ऐसे ये चैंटिंग करते करते अगर आप इसको घुमाते घुमाते हथेली पर रखकर या फिर किसी एक जगह पर रखकर अगर आप बोलो ना और उसके अंदर पानी वो करो, आपके आसपास का पूरा एनवायरमेंट स्वच्छ हो जाता है। फिर लॉ ऑफ एफर्मेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। आप जो भी चैंटिंग मारोगे सीधा यूनिवर्स में जाती है। छोटा अगर है तो हाथ पे रख के भी आप चैंटिंग कर सकते हो, और बड़ा बाउल है तो आप उसको नीचे रखो, पानी भरो उसके अंदर और ये डंडा आसपास फिराओ, वाटर वेल डांस एंड से वॉट एवर इज योर विश, और आप जो भी पूरा करना चाहते हो। तो ये, लेकिन हाँ ये तो चलो एक एडिशनल चीज़ दिखा दी मैंने, मेरे को दिखाना था बेसिकली, ये कहाँ गया, जस्ट अ मिनट। ये चीज़, इसको जितना घुमाओगे ना तो उससे भी हवा, जो कहते हैं आसपास के जो भी आप चैंटिंग कर रहे हो तो वो आपकी चैंटिंग गूंजेगी आसपास पूरी की पूरी। अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्मेशन, चैंटिंग करने का सही तरीका। ओके, अगर आपको, आप लोगों को भी लगता है ना, मतलब ये सारी चीज़ें ना देखो रिलीजियस न्यूट्रल है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी विशेष या कोई भी चैंटिंग वगैरह इतने से पूरी नहीं हो पाती है, आप पूरे सच साफ मन से बोलते हो, तो आप समझो कि आपके आसपास नेगेटिव ऑरा होता है, तो आप वो जो बाउल है और ये जो प्रेयर व्हील है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको यूज़ कर सकते हो। और मैंने आपको पद्मावत के अंदर भी दिखाया था ये वाली चीज़ कि वो भी ऐसे घुमाती है दीपिका पादुकोण इसको, जब वो शायद कपूर को सुबह उसका इलाज कर रही होती है, जब उसको उसी में चैंटिंग करके उसको वो पानी पिलाती है वो, कि ये जल्दी ठीक हो जाए। ये होता है प्रेयर व्हील कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं और सूरज की दिशा को फॉलो करते हैं, उस डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। लेटर द माउंट ऑफ द स्तूपास, उनको बहुत इलेबोरेटली काविंग उनकी करी गई, ठीक है, एंड स्कल्पचर्स बिल्ड करे गए लाइक अमरावती स्तूप में, ठीक है। और एक जगह और है, एक स्कल्पचर और बनाया गया, कौन सा स्तूप, ये आपको नाम कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये वाला नाम आपको सिर्फ यहीं मिलेगा। शाहजी की देरी, पाकिस्तान के अंदर पेशावर, शाहजहाँ की देरी। ठकुराइन सुना है इसके बारे में पहले नाम कभी? स्तूप है यहाँ पर। ये वहां तक कैसे पहुंच गया शाइनी, पाकिस्तान तक कैसे पहुंच गया ये बनना स्तूप की प्रक्रिया? क्योंकि अशोक कैसा सम्राट था? नहीं नहीं, कैसा सम्राट था? चक्रवर्ती। वहां तक भी रूल फैला हुआ था, इस वजह से पाकिस्तान के बियॉन्ड भी फैला हुआ था क्या? पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री कौन सी? अफगानिस्तान। और ये हम कैसे कह सकते हैं अफगानिस्तान में कहां पर अशोका का पहले इंस्क्रिप्शन मिला है? एक और जगह, कांधार, ठीक है। और ये एक सांची की एक ये इंस्क्रिप्शन है एक पिलर के ऊपर, हंड्रेड्स ऑफ सिमिलर इंस्क्रिप्शंस ये फाउंड करी गई हैं भारत स्तूपा से भी और अमरावती स्तूपा से भी। अब ये तो यहाँ पर ऐसे ही दे रखा है एरियल व्यू वगैरह, मैंने तो आपको, ये तो कार्टून में दे रखा है, मैंने तो आपको सब कुछ रियल में दिखाई दिया, ठीक है। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा स्तूप समझ गए कैसे वर्क करता है, क्या होता है, बताओ जल्दी, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको फैक्चुअल लिहाज से एक इतनी अच्छी चीज बताता हूं, बस उसके बाद मैं लेक्चर खत्म कर दूंगा, डोंट वरी, जो कि आपको शायद से गूगल पे सर्च भी मारने से ना मिले, क्योंकि गूगल पे सर्च मारने के लिए वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसको सर्च मारोगे।
ऐसा एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं आज मैं आपको इस क्लास में, विच कैन गिव यू, अगर एक क्वेश्चन आ गया ना तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी पेपर के अंदर। आप में से कोई भी पेपर दे रहा हो आपका दिल खुश हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा दिल। यहां पर आ जाओ, वाई वर स्तूपास बिल्ड। यहां पर एक एक्सर्प्ट है सुत पितक का, अगेन एक और पार्ट जो कि हमें यहां जानने को मिल रहा है, महापरिनिबन, महापरिनिबन सुत। ये एक अगेन एक टेक्स्ट है जो कि ब्रॉडर कैटेगरी से बात करें तो सुत पितक का ही पार्ट है, महापरिनिबन सुत। यानी कि अगर ये महापरिनिबन सुत है, ये सुत पितक का कौन सा पार्ट होगा, जल्दी बता दो, सुत पितक का कौन सा पार्ट होगा ये? मर रहे थे जिस टाइम पर, है ना। यानी कि आपको मैं एक फैक्ट, एक चीज बताता हूं, मतलब ये जो मैं आपको बताऊंगा ना, जो मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने की बात कर रहा हूं वो तो अभी बताता हूं मैं आपको, लेकिन सुत पितक का ना लास्ट पार्ट था ये। क्यों, बुद्धा की डेथ के बाद कुछ बचा है क्या इसमें लिखने को, बताओ, है ना। महापरिनिबन सुत, जिसमें बुद्धा रेडी है शरीर छोड़ने के लिए, निबन की प्राप्ति के लिए, इसलिए मैंने निबन का मतलब आपको पहले बता दिया था। और महापरि क्यों कहा गया है, क्योंकि जब ऐसा पर्सन अपने शरीर का त्याग करेगा तो ये कौन सा इवेंट है, नॉर्मल पर्सन का इवेंट है, महान व्यक्ति का इवेंट है, महान आत्मा का इवेंट है, ठीक है। तो दूसरा फैक्ट, एक तो ये है कि ये लास्ट पार्ट था सुत पितक का। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब बुद्धा मर रहे थे तो उनके बगल में कौन था? आई नो ये ऊट पटांग की चीजें, लेकिन ऐसी ऊट पटांग की चीजें यूपीपीएससी वाले जैसे क्वेश्चन में आती हैं। बुद्धा जब मर रहे थे उनके बगल में उनका फेवरेट डिसाइपल था आनंद और बुद्धा, ये तो दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट, बुद्धा उस टाइम पर कैसे पोस्चर के अंदर थे, बैठे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, पालथी मारकर बैठे थे क्या? बुद्धा लेटे हुए थे, सर के नीचे एक जैसे हाथ रखा जाता है ना, लेटा जाता है जैसे बिस्तर के ऊपर, वैसे। अब यहां पर ना बुद्धा को आनंद एक स्पेशल नाम से बुलाता है, ये है वो ब्रह्मास्त्र जो मैं आपको दे रहा हूं। तथागात, ये इतिहास में किसको बोला गया है? तथागात इज अ वर्ड एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म एंड ब्राह्मणिज्म। इस प्रकार के हर साल क्वेश्चन आते हैं कि नहीं होते हैं? आते हैं पेपर में अंदर, बताओ ये वर्ड किसके साथ एसोसिएटेड है, जल्दी बताओ। यूपीएससी ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है इस नाम को, बस आ जाएगा अभी 2023 24 25 में आ जाएगा ये नाम। सब कुछ पूछ लिया, टर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ना बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर, जब भी शाइनी क्वेश्चन बनाता है वो, ये आ जाएगा बस, टर्म होल्ड में है बस यूपीएससी के, आ जाएगा 1-2 साल के अंदर। तथागत, अनदर नेम फॉर बुद्धा, देख रहे हो कहां मिलेगा ये वाला फैक्ट, शाइनी बताओ कौन सी बुक है ऐसी? तो वो कहता है कि आनंद पूछ रहा है उससे, गौतम बुद्ध से, मालिक क्या करें हम, मतलब वही जो भी बोलता होगा वो उनको, कि सर जी बताओ क्या करें हम, आपके रिमेन्स जो कि आप इतने तथागत हो, ठीक है, रिस्पेक्ट के लिए कुछ बोलता होगा तथागत के, क्या करेंगे हम आपके इसका शरीर का, जलाना है कि क्या करना है, ठीक है। बुद्धा रिप्लाइड, हाइंडर नॉट योर सेल्स आनंद बाय ऑनरिंग द रिमेन्स ऑफ तथागत, बी जीलस, बी इंटेंट ऑन योर ओन गुड। मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा तुम्हें कि मेरे साथ ऐसा करो वैसा करो, मुझसे बिल्कुल भी इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो करना। यानी कि क्या बुद्धा ने ये बोला था कि मेरी बॉडी को जला दो या दफना दो? बताओ बुद्धा कुछ चाहते थे ऐसा, कुछ भी उनकी डिजायर थी क्या ऐसी? नहीं ना। तो बुद्धा का जो शरीर था वो क्या करा गया, जलाया गया कि दफनाया गया? बताओ। दफनाया गया। जला दिया गया तो बाल मिल जाते बुद्धा के, हैं ठाकुराइन? दांत हड्डियां मिल जाती हैं सब आराम से? नहीं, दफनाया गया। अब मुझे क्या बताओ, आनंद ने यह प्रैक्टिस शुरू करी थी, बुद्धा के शरीर को दफनाया गया। अब समझ गए कि बुद्धिज्म एज अ रिलीजन के अंदर जब गुरु को पहली बार दफनाया गया था तो दफनाने की प्रक्रिया चल रही है। अगर जला दिया गया होता तो कैसी प्रैक्टिस चलती बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स के लिए फ्यूचर में? बताओ, जलाने की, ठीक है। लेकिन फिर भी आनंद ने जब ना प्रेशर करा कि नहीं तथागत जी आप फिर भी बताइए क्या करना, क्या है, प्लीज आप हमें हिंट दीजिए, हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके जैसे महान आत्मा को हम नॉर्मल मौत तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं चाहते कि आपकी मौत के बाद हम नॉर्मल उनको विदा करें, आप बताओ करना क्या है। तो बुद्धा ने बोला
मेरे शरीर को किसी ऐसी जगह पर दफनाना, सॉरी, दफनाने की तो बात करी नहीं गई। मेरे शरीर के रिमेन्स को किसी ऐसी जगह पर रखना जहां पर 4 चौक हो। आज के टाइम में 4 चौक कहां पर होते हैं? सड़क पे ही होते हैं, है ना? फॉर 4 क्रॉस रोड्स। तो उन्होंने बोला बेसिकली कि यहां पर 4 चीजें इरेक्ट कर देना। यहां पर ध्यान से सुनना, बुद्धा बिल्कुल भी अपनी पॉपुलैरिटी वगैरह नहीं चाहते थे। आनंद ने बहुत फोर्स करा कि सर जी आप देखो, बता दो, आप मेरे लिहाज से मत बोलो, फ्यूचर में हमें और भी लोगों को तो बताना है आपके बारे में, आपकी टीचिंग्स और भी तो देनी है। आपकी हस्ती अगर इंटैक्ट रहेगी तो आप प्लीज तथागत जी समझने की कोशिश करो, हम और भी लोगों को इन्वॉल्व कर पाएंगे। आप नहीं चाहते क्या कि जैसे आपने मेरी मदद करी, इन सारे लोगों की मदद करी उनका अस्तित्व को पहचानने के लिए, तो और भी लोगों की मदद हो। तो बुद्धा ने फिर उसके बाद बोला कि देखो ऐसा ऐसा कर देना, तुम ना 4 पिलर्स बनवाना, और तुम ना उसके बाद, बुद्धा के मुंह से तो शब्द निकला था, बुद्धा ने कहा था थूपा। हम लोग स्तूप स्तूप बोलते रहते हैं ना, इन्होंने बोला मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो एक जगह जहां पर लोग आके मेरे मेरे पास आ सके, एक थूपा बिल्ड कर देना। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर वो कुछ और बोलते तो आज के टाइम में जो हमें स्तूप जो दिखते हैं कुछ और वे में दिखते हैं ना, है ना? लेकिन स्तूप को हम लोग बुद्धिज्म के साथ क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि बुद्धा के मुंह से आखिरी शब्द क्या निकले थे कि स्तूप बिल्ड कर देना। अगर वो बोलते कि मंदिर बना देना या रेक्टेंगुलर कोई स्ट्रक्चर बना देना या सड़क पर ही छोड़ देना बॉडी, तो कुछ भी नहीं होता। तो आज के टाइम में हम जो भी चीजें फॉलो कर रहे हैं या फिर जो भी ट्रेडिशन कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धा के वचन को ही फॉलो करते हुए आनंद की ट्रेडिशन फॉलो हो रही है? बताओ। आपको 2 वर्ड जानने को मिल गए, बुद्धा का नाम तथागत एंड स्तूप का ओरिजिनल नाम थूप। एंड whosoever shall there place a garland or perfume or make salutation there or become in its presence calm of heart, that shall long that shall long be to them for their profit and joy। तो कि वहां पर जो भी आए, कोई फूल की माला लेकर आए, कुछ भी करने लेकर आए, कोई चढ़ावा, अगरबत्ती, धूप बत्ती, परफ्यूम, कुछ भी करके, वो उनकी इच्छा होगी। बुद्धा बेसिकली क्या चाहते थे? बुद्धा ने ऐसा क्यों करवाया? आनंद ने उनको ये बोला था कि देखो कल को अगर हम लोग नहीं रहे या फिर बुद्धिज्म अगर नहीं टिक पाया, तो कम से कम आपका एक स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, तथागत जी आप हमें कुछ तो बना दो कि कैसा स्ट्रक्चर है, ताकि लोग एटलीस्ट उस स्ट्रक्चर पे आके बोले, ये सोचें, आसपास पूछें, पता लगाएं ये क्यों बनाया गया इस धरती पर। तो जब ये क्यों का सवाल जब जागेगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी पूरी जर्नी से गुजर सकेंगे, आपकी टीचिंग्स को पूरा का पूरा जान सकेंगे। एंड आनंद की ये वाली बात सिद्ध भी हुई थी। बुद्धा के मरने के बाद जिस टाइम पर अशोक ने गद्दी संभाली थी ना, अशोक पहले शुरू में नहीं मानता था बुद्धिज्म वगैरह को। इसके पापा और जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, वो जैनिज्म को मानते थे। अशोक शुरू में बहुत क्रूएल था, बहुत ज्यादा क्रूएल था। कलिंगा वॉर के बाद फिर कन्वर्ट हुआ है वो बुद्धिज्म के अंदर, जिस दिन उसका हृदय परिवर्तन हुआ। फिर वो चाहता तो जैनिज्म की बात पे जा सकता था, लेकिन वो बुद्धिज्म की बात पे गया। जब वो बुद्धिज्म की बात पे गया ना, आप यकीन नहीं मानोगे, आंकड़े ये कहते हैं, इतिहासकार हमें ये बताते हैं कि ओनली 1000 फॉलोअर्स वर लेफ्ट इन इंडिया फॉर बुद्धिज्म। सिर्फ 1000 फॉलोअर बचे थे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में बुद्धिज्म के। इतना ज्यादा डिक्लाइन हो गया था बुद्धिज्म। उसको पकड़ के दोबारा से स्काई रॉकेट बनाने का काम अशोक ने करा। तो आनंद की बात सही प्रूव हुई कि नहीं हुई? बुद्धा तो मना कर रहे थे कुछ मत बताना, जैसे तुम्हें ठीक लगे वो लगे, लेकिन आनंद अगर इनके कहने पर, इनके प्रेशराइज करने पर, और बुद्धा के मुंह से फिर ये थूप वर्ड, स्तूपा का और ये सब नहीं निकला होता, तो बुद्धिज्म लुप्त हो जाता कि नहीं हो जाता? बताओ, हो जाता ना? तो बिल्कुल एकदम से बॉटम लगाने के बाद स्काई रॉकेट जो पूरा का पूरा बना, और फिर अशोका की वजह से आज जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो बुद्धिज्म को फॉलो करती है ना, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि इंडिया ने वर्ल्ड को क्या दिया है, क्या योगदान है, तो बोला धर्म सिखाया है सर बुद्धिज्म का। जो कंट्रीज कोर रिलीजन मान के बैठी हैं, वो अशोका की वजह से मान के बैठी हैं। बेटे बेटियों को भेजता था अपने, ये जाओ टीचिंग देकर आओ, श्रीलंका, सिलोन, बर्मा, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।